वीडियो शुरू होता है तो शुरू में कुछ क्लीशे सी लाइनें बोलनी होती हैं, जैसे मैं बोलूं कि ये चेस देखिए, शतरंज है, सियासत की शतरंज में ऊंट किस करवट बैठेगा, वगैरह वगैरह। पर कब तक आदमी क्लीशे लाइनें बोलेगा? या फिर हो सकता है कि मैं नौजवान लड़कियों से और एक लड़के से बात करने जा रहा हूं तो मैं वो क्लीशे लाइन बोलूं, इंडिया की यंग पॉपुलेशन कितनी है, थोड़ा सा डेटा आपकी तरफ फेंक दूं, उससे आपको लगे कि सौरभ द्विवेदी को तो बहुत पता है, जबकि कुछ नहीं पता है। कई चीज़ें आदमी इंट्रो के लिए रट लेता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं इन लड़कियों से और लड़के से बात करूंगा, थोड़ा सा इनकी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश करूंगा। आप में से कई लोगों ने कहा, और ठीक कहा, कि भाई लड़कों ही लड़कों से बात कर रहे हो। या जैसे मेरी टीम में एक बहुत कमाल की लड़की है, प्रतीक्षा। तो हम लोग क्या करते थे, जब ललन टॉप शुरू हुआ था तो राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए हमें एक असाइनमेंट दिया करते थे, जिसमें हम टीम को कभी एक सेंटेंस बोल दिया करते थे या एक थीम दिया करते थे, और उन्हें 5 मिनट के अंदर उस पर स्टोरी लिखनी होती थी। सो द आइडिया बिहाइंड दैट प्रैक्टिस वाज कि आप कितने जल्दी कितने लेयर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो अपने इमेजिनेशन के, कि ये स्टोरी कहाँ जा सकती है। मतलब अ वर्ड और अ सेंटेंस कैन ट्रिगर सो मैनी थॉट्स। तो उस दिन एक दिन असाइनमेंट दिया, तो उसमें मैंने एक सेंटेंस बोला, कितने आदमी थे। ठीक है, अब कितने आदमी थे पे सबको 5 मिनट के अंदर स्टोरी लिखनी है। अमूमन जो स्टोरी होती थी वो 12, 15, 20 सेंटेंसेस की होती थी। फिर डिस्कस करते थे, अच्छा इसमें ये इशू है, ये इशू, इसकी ये हेडिंग हो सकती है। प्रतीक्षा जो मेरी टीममेट हैं, उन्होंने जब ये लाइन सुनी तो उन्होंने एक लाइन की स्टोरी लिखी। वो स्टोरी थी, आदमी ही आदमी थे, औरतें कहाँ थी। दैट्स इट। तो मुझे लगा कि वो बड़ा किलर लाइन है टू लुक एट थिंग्स जो बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। पर दिक्कत ये थी कि वी वर रोमिंग अराउंड इन द रूरल एरिया, तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली जाके अप्रोच करें। आप में से जो लोग गांव के हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। फिर हमारे साथ कमाल हुआ, वो लिखते हैं ना, अरे बड़े फंडू से अल्केमिस्ट वाले जो भाई साहब हैं, पाउलो कोएल्हो हैं, कि जिसको फिर शाहरुख खान ने सस्ते ढंग से बताया था ओम शांति होम में, कि सच्चे दिल से ख्वाहिश करो तो पूरी कायनात आपकी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये शाहरुख खान सुनते ही इतनी जनरेशन बीत गई, लेकिन थोड़ा सा स्पार्क आ जाता है आँखों में। तो हमने सोचा, और फिर हमारी एक व्यूअर का मेल आया और उनका, अरे आप करिए, और हमारी बेटी हैं, उनकी दोस्त हैं, वो आपसे बात करेंगी। तो मैं तो कितने ही हज़ार शुक्रिया भेजूँ उनको। निधि जी हैं हमारी व्यूअर, तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब सारी क्लीशे लाइन और सारा लॉन्ग फॉर्म इंट्रो कंप्लीट हो गया है। अब ज़रा समझते हैं इन लोगों से। भाई साहब अब ये चेस भी हटा सकते हैं, आयुष जी अब आप इस चेस को उठा सकते हैं। तो मैं थोड़ा मेज़ पे बैठ जाऊँगा, कैमरा और माइक फटाफट पहुँच जाएगा। ये आयुष जी हैं, और आयुष जी साइंस की एडिटरी के अलावा ये चेस बोर्ड उठाने का काम भी कर लेते हैं। कुछ लेंगे हाँ, कुछ लेंगे आप? जी, मेरे को एक वजीर और 2 घोड़े निकाल दो। थैंक यू। तो मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वरा। यू हैव टू स्पीक लाउडर किड। वरा। वरा, व्हाट डज इट मीन? वरा का मतलब क्या होता है? It means goddess Durga. गॉडेस दुर्गा का नाम है वरा। It's one of the 101 names she has. आई एम श्योर ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता होगा। वरा Unique name है इसलिए। यूनिक नेम। हाँ जी। और वरा कौन सा यूनिक काम करने का इरादा रखती हैं जिंदगी में? आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और शुड आई स्पीक इन इंग्लिश? दोनों चलेगा। दोनों चलेगा, पर आपको थोड़ा सा यंग लेडी तेज बोलना पड़ेगा, है ना? आई मीन दिस माइक इज गुड। I have social anxiety. I can't. You have social anxiety. Okay, so I'll try कि in the course of next 30-40 minutes मैं ये एज अ कम्युनिकेटर मेरे लिए चैलेंज है कि मैं कुछ ऐसी बात कर सकूं so that you feel like expressing yourself. All right. So वरा, आप मुझे बताएंगी कि अभी आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। नीट के लिए। हाँ जी। Can you explain it to my viewers कि उसमें से हो सकता है कि लोगों को ना पता हो कि नीट क्या है? वो MBBS के लिए एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होती है, ऑल इंडिया नीट एग्ज़ाम। And that again cliche question after the denial of cliche intro कि why doctor? मतलब कई लोगों को peer pressure होता है, कई लोगों को genuine होती है, कई लोगों को लगता है नहीं सेफ करियर है। मतलब मेरे बहुत सारे डॉक्टर दोस्त हैं, फिर भी I'm asking this. My parents wanted me to be a doctor. Your parents wanted you, your parents wanted that you appear for the. हाँ जी। यस। हाँ जी। वरा का क्या मन है? अब यही है, अब तो क्योंकि यही करते हैं ना। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, है ना, उससे दोनों काम हो जाएंगे।
पेरेंट्स की भी बात हो जाएगी और तुम्हारा भी। तुम पेरेंट्स के कहने पे MBBS कर लो, ठीक है, अगर वो इतना चाह रहे हैं और तुम तैयारी कर भी रही हो। लेकिन तुम MBBS करते करते ना, हालांकि टाइम बहुत कम मिलता है, पर थोड़ा सा लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू करना, खूब इधर उधर की चीज़ें पढ़ना, खूब घूमना, गेम्स खेलना। और MBBS करने के बाद तो फिर यू आर ऑन योर ओन, फिर तो तुम कुछ भी कर सकती हो, ठीक है। आई विल कम बैक टू यू। आपका क्या नाम है? आई एम दीक्षिता सैमवाल, दीक्षिता क्या करती हैं आप? बीकॉम। BCom कर रही हैं, अच्छा। और आपका क्या नाम है? आई एम दिव्या सैमवाल। दिव्या, आप लोग बहन हो क्या? ओहो, वेरी गुड। दिव्या आप क्या कर रही हैं? सर BA थर्ड ईयर। BA। तो दिव्या आप क्या करने का इरादा रखती हैं ज़िंदगी में? सर आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। शाबाश, ये तो बहुत सही है। सर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। अभी NCC का लास्ट ईयर मतलब कंप्लीट हो गया, C सर्टिफिकेट, और अभी CDS का मैंने अभी फॉर्म भरा है, तो अभी फर्स्ट प्रिपेयर करूँगी मैं। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप ऐसे जिन व्यूअर्स को ना पता हो मैं बता दूँ, NCC नेशनल कैडेट कोर, उसमें 3 सर्टिफिकेट होते हैं, A, B और C सबसे ऊपर का सर्टिफिकेट होता है, जिसके लिए कैंप करना कंपलसरी होता है ना। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी होता है ना। तो C में आपका कौन सा वो ग्रेड आया? सर A। मतलब सबसे अच्छा ग्रेड आया। तो फिर तो एक आर्मी में एंट्री स्कीम होती है ना, जो NCC के C सर्टिफिकेट के लिए होती है, जिनका A ग्रेड हो। A और B दोनों के लिए होती है डायरेक्ट एंट्री NCC की। तो आपने ट्राई किया वो? सर अभी फर्स्ट टाइम, अभी सर्टिफिकेट हाथ में आया है, अब करेंगे सर ट्राई। बहुत बधाई आपको। देखिए ये कितना बढ़िया काम है, ये फौज में जाएगी। तो अगली दफ़ा जब मैं किसी आर्मी वाले असाइनमेंट पे आऊँगा, तब तक आई एम होपिंग कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। आपका क्या करने का इरादा है? BCom कर रही हैं आप? यस सर, B.Ed इन फ्यूचर अब वो करना है, B.Ed करना है, फिर टीचिंग लाइन में B.Ed से। बाय टीचिंग लाइन? इंटरेस्ट है। अच्छा, किस तरह का इंटरेस्ट? देखिए मैं, होता क्या है कि मैं बहुत सारी लड़कियों से बात करता हूँ, तो उनको बोला जाता है कि यार टीचर बन जाओ, एकदम लाइफ थोड़ी ठीक होती है। फिर वो ज्ञान दिया जाता है कि बच्चों की केयर भी कर सकते हो और कहीं भी जॉब मिल जाती है। वैसा कोई फंडा तो नहीं है ना तुम्हारा? वो मेरा अपना इंटरेस्ट है, तो मतलब स्टार्टिंग से वही था। तभी मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, तो अभी मुझे 3 साल हो गए हैं ट्यूशन्स पढ़ाते हुए। बच्चों को 9th तक के पढ़ाती हूँ मैं। तो फिर ऐसे करके मेरी टीचिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया। अब आगे B.Ed करूँगी, फिर C.TET का पेपर क्लियर करके गवर्नमेंट स्कूल के लिए अप्लाई। एक बात बताओ कि ये जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, हम लोग जब व्हेन वी रोम अराउंड फॉर आवर इलेक्शन असाइनमेंट या किसी दूसरी चीज़ के लिए, तो जब हम रूरल एरिया में जाते हैं ना, तो लोग बहुत शिकायत करते हैं, बोलते हैं कि गांव में जो टीचर्स हैं, स्कूल हैं, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। जब हम टीचर्स से बात करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि इफ़ यू हैव टू फिक्स दैट पजल, मुझे पता है अभी आप बहुत यंग हैं, आपको एक्सपीरियंस करना है, पर अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताना चाहें कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? एक्चुअली गवर्नमेंट उसमें क्या होता है कि जो फीस हो, मतलब वो जो सैलरी उनको मिलती है वो फिक्स रहती है, चाहे वो कितने भी वो हॉलीडेज़ ले लें। बट प्राइवेट में ऐसा होता है कि जितनी वो छुट्टी लेंगे उतनी उनकी सैलरी में से कट होगा। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचर्स होते हैं वो इससे टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमें मतलब छुट्टी लेंगे तो वो फीस सैलरी कटेगी, तो वो उस चीज़ में वो बच्चों पे इतना फोकस नहीं डालते हैं पढ़ाई में। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है। कह रही है लड़की कि मास्टरों का KRA फिक्स हो, लगातार रिव्यू हो और परफॉर्मेंस के बेस पे सब चीज़ें डिसाइड हो। आपका क्या नाम है? अपेक्षा। अपेक्षा, क्या करती हैं अपेक्षा आप? मैं आई एम इन 2nd ईयर, इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। इंग्लिश ऑनर्स 2nd ईयर, आगे क्या करने का इरादा है अपेक्षा का? आई वांट टू गिव एग्ज़ाम फॉर एम्बेसीज या। थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? बहुत सारी लड़कियां होंगी जो शायद इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहती होंगी और अपेक्षा को सुन के कर पाए। एम्बेसीज एज इन इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। लाइक हम लोग की एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी बाहर की कंट्रीज़ में होती है। अब जैसे दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन की एम्बेसी है, और भी बहुत सारी एम्बेसीज़ हैं दिल्ली में। लाइक पर्टिकुलरली आवर स्मॉल होम इन डिफरेंट कंट्रीज़, लाइक वी कैन अपना अपना कल्चर वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेदर इट बी पासपोर्ट और लाइक NRIs थिंग्स एंड एवरीथिंग, ये सारा एम्बेसीज ही संभालते हैं। तो कैसे जॉब मिलती है एम्बेसी में? उसका एग्ज़ाम होता है आफ्टर माई लाइक BA, आई एम गोइंग फॉर MA, आई डू MA मास्टर्स, देन उसके बाद आई गिव अ एग्ज़ाम। तो मास्टर्स आप इंग्लिश लिटरेचर में करेंगी या इंटरनेशनल रिलेशंस या किसी और? नहीं, BA इंग्लिश ऑनर्स में ही करूँगी।
एंड देन उसके बाद एग्ज़ाम दूंगी, जैसे नीट होता है या जेई मेंस, ऐसे ऐसे एम्बेसी के लिए भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है, वो दूंगी। ग्रेट। आपका क्या नाम है? संजना सक्सेना, संजना। क्या करती हैं संजना आप? सेकेंड ईयर BSc इकोनॉमिक्स। बीएससी इकोनॉमिक्स, ये तो मैं आई एम गोना साउंड वेरी बुद्धू, पर बीएससी इकोनॉमिक्स थोड़ा समझाइए। मतलब हमने सुना है कि बीएससी साइंस में होता है, दिस बैचलर ऑफ साइंस, और इकोनॉमिक्स हम लोगों को बीए वाले कोर्स में पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे जेएनयू में भी जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, सीएसपी में, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल प्लानिंग या स्टैटिकल प्लानिंग, पता नहीं क्या होता है वो, तो वो एमए होता है, बीए होता है, पर आप बीएससी कर रही हैं, कैसे? हाँ जी, BSc इकोनॉमिक्स रिलेटिवली काफ़ी न्यू स्ट्रीम है एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस डोंट ऑफर यू BSc इकोनॉमिक्स, बट इट्स हार्ड कोर इकोनॉमिक्स। तो अगर आप BSc इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो दे विल टीच यू प्रॉपर इकोनॉमिक थियोरी, ऑब्वियसली मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इकोनॉमिक्स। सो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स, एंड मतलब ऑब्वियसली यू कैन, इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस मोर देन मतलब जस्ट योर साइंस। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो फिर आपको उसमें ऑब्वियसली कंट्री में क्या चल रहा है, बी इट पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिक से इन्फ्लुएंसेस ऑन योर पॉलिटिकल सिनेरियो, तो वो कैसे काम करता है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स अबाउट सोसाइटी, हाउ इट वर्क्स, बिकॉज ऑब्वियसली डिमांड मतलब फंक्शन करती है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। So we have to study a lot of obviously psychology, politics comes into it. We study a lot about just, you know, how everything is working. So I think it's a very like cool subject. I agree with you. ये बताइए संजना जी कि स्कूल सब्जेक्ट को पढ़ के आगे किस तरह का करियर बनता है? School subjects as in? You said ना it's a very cool subject. So I said कि I agree with your observation. I am asking कि इसके बाद किस तरह का करियर? Once you are done with your grad, what's your plan? I want to get into finance. I want to become an investment banker. तो economics के बाद मतलब obviously finance का base तो बन गया है, तो I can go for an MA in finance. I can do an MBA in finance. I can do a lot of things मतलब, but I want to get into finance. CAT कैट माने बिल्ली है, हाँ, ये मैनेजमेंट करेंगी। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद है। शरद। हाँ, शरद, क्या करते हैं आप? मैं अभी सेकंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मकान जो बनते हैं वो वाली सिविल इंजीनियरिंग, मकान, बांध? हाँ, जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जितने भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा सिविल के अंडर ही आता है। शरद बाबू, जब हम स्कूल की पढ़ाई करते थे, जितनी भी करते थे, तब सिविल को कूल ब्रांच नहीं माना जाता था। वो CS का ज़माना था, CS के बाद ही फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब चीज़ें। लेकिन फिर ये जो रियल इस्टेट का बूम आया, एकदम से इतने एक्सप्रेसवे वगैरह बनने लगे, तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, सिविल फिर से पीक पे आ गई। ये सही बात है या एजम्पशन है, मैंने गलत सुन लिया? आप ये देखिए, अगर आप कहीं भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो। तो अगर आप कोई भी डेवलपिंग कंट्री में जाएँ तो वहाँ पे तो डेवलपमेंट होगी, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही आएगा। अगर मैं भी कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि चाइना में दे आर अबाउट 500 किलोमीटर्स मेड इन अ डे ऑफ रोडवेज इतनी जल्दी 500 किलोमीटर्स इन अ डे। आप देख लो, अगर कोई जो भी डेवलपिंग कंट्री है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेज़ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो हो सकता है कि वापस टॉप पे आ जाए। तो अभी जेरी जी, मुझे लगता है कि आपके कैमरे के मार्फत जो मेरे व्यूअर्स हैं वो वाकिफ़ हो गए हैं। शरद हैं, संजना है, अपेक्षा है, वरा है, दिव्या, दीक्षिता, और आप दिव्या हैं। अच्छा, छोटी बहन, आप छोटी हैं, बड़ी हैं, सब गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। दिव्या बड़ी हैं, दिव्या फौज में जाएंगी, दीक्षिता छोटी हैं, दीक्षिता पढ़ाई करेंगी, वरा नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं, अपेक्षा अभी पढ़ाई कर रही हैं, BCom कर रही हैं, BA इंग्लिश ऑनर्स कर रही हैं, एम्बेसी में जाएंगी। आप BSc इकोनॉमिक्स कर रही हैं, संजना और शरद BTech की पढ़ाई कर रहे हैं सिविल से। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इंट्रो हो गया, अब सब फैमिलियर हो गए हैं आप लोगों से। अब मैं ज़रा 4-6 चीज़ों पे जानना चाहता हूँ, एंड आई रियली रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो भी आपके मन में आता हो, ऐसे वो लोड नहीं लेना है कि अच्छा क्या जज करेंगे। लोग फ्री होते हैं, उनका काम ही जज करना है, पर वो फिर जज करते ही रह जाते हैं, है ना। तो अपन को एक्ट करना है, लेट देम रिएक्ट, ठीक है। मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ इज़ इट, ऐसे आप लोग बहुत सुनते रहते हो ना, यंग इंडिया, इंडिया की यंग पॉपुलेशन ये करेगी वो करेगी। आप लोग जब अपनी करियर चॉइसेस करते हो या कुछ और सोचते हो, तो क्या इस तरह का कुछ प्रेशर रहता है कि मतलब
मैं शायद क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में पहली बार अपने सवाल को. हाउ इज इट बीइंग इन योर 17, 18, 19, 20 वाला फेज? स्कूलिंग हो गई आपकी? हाँ जी हो गई है. तो फिर आपको MBBS में कौन सा कॉलेज चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ कोर्स. गवर्नमेंट होना चाहिए. सो आई विल स्टार्ट विद दिस. व्हाई डू पीपल प्रेफर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर देयर प्रोफेशनल डिग्री, बी इट BTech, बी इट MBBS, जबकि स्कूलिंग के लेवल पे दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेट? क्यों आपको ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली द फर्स्ट थिंग इज़ फीस. गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस बहुत कम होता है और ऑफ कोर्स ज़्यादा मान्यता भी उनकी होती है. और स्पेशली MBBS में, प्राइवेट कॉलेजेस में तो 1 करोड़ डोनेशन ऐसे देना पड़ता है जस्ट टू डू MBBS फॉर लाइक 5 years. और बीच में और भी पेमेंट करनी पड़ती रहती है, उनको देना ही पड़ता रहता है प्राइवेट कॉलेजेस में. पर गवर्नमेंट में तो ऑफ कोर्स कम फीस में हो जाता है, तो ज़्यादातर बच्चे दे प्रेफर कि गवर्नमेंट कॉलेजेस ही मिले उनको. और प्रॉफ भी सॉलिड होते हैं वहाँ के? हाँ जी. आपने कभी किसी ऐसे लोगों से बात की है जो अभी हाल फिलहाल में डॉक्टरी पढ़ के आए हों, कोई सीनियर हो? आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं क्या? नो, माय नाना इज़. तो अच्छा, जब अभी तो बहुत प्रेशर होगा, नीट का एग्ज़ाम तो बहुत मुश्किल होता होगा. हाँ जी, बहुत मुश्किल होता है. बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. इंडिया की पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे देते हैं नीट का एग्ज़ाम और फिर बहुत कम सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए. बहुत पढ़ना पड़ता है. कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके. इट्स टोटली नॉर्मल कि फ़ोन रिंग कर जाए. हैं, यू आर सो, इट्स ओके, इट्स ओके. अच्छा, बहुत पढ़ना पड़ता है. कोचिंग भी करनी पड़ती है? हाँ, मोस्टली बच्चे कोचिंग ही करते हैं. अच्छा, आपने कोचिंग की है? हाँ जी, मैंने भी की है. हाँ जी, फिर बताइए कहाँ से की है? आकाश इंस्टीट्यूट. ओह, ये तो आकाश का प्रचार हो गया. आकाश कैन सेंड देयर पे चेक, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इतने नेचुरली ऐड को कंटेंट के अंदर फिट इन करो कि पता ही नहीं चले कि ऐड हो गया. मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, सॉरी, कि कहाँ से की, मतलब दिल्ली से की है या हरिद्वार. हरिद्वार से की है? तो अच्छा, ये बताओ, फिर आपको चिल करने का टाइम मिलता है नीट की प्रिपरेशन करते हुए? हाँ, अगर करना चाहे कोई तो चल भी कर सकता है. कैसे चिल करते हो आप? टाइम मैनेजमेंट चाहिए. Oh, that sounds interesting. Give me some tips of time management, young lady. स्लीप अर्ली, वेकअप अर्ली, तो उससे हो जाता है सब. फ्रेश रहते हैं ना हम, तो मतलब टाइम टेबल सेट करो. और मैंने बहुत टाइम टेबल बनाया जब मैं पढ़ता था ना. अगर अकॉर्डिंगली चलोगे तो हो जाएगा. वो कहाँ पाता है बड़ा, वो तो होता है. मैं आपको बताता हूँ, जब मैं छोटा था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था, ठीक ठाक बड़ा भी था, मैन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड. ऐसे डांट पड़ती थी घर वालों से, पढ़ाई करो एकदम. तो सबसे पहले पता है, कॉपी लेके बैठता था, टाइम टेबल बनाता था. मतलब मैंने अपने बोर्ड में कम से कम 28-30 टाइम टेबल बनाए होंगे, है ना. तो टाइम टेबल बनाया कि 4 बजे उठूँगा, ये करूँगा, 5 बजे फिर वॉक पे जाऊँगा, फिर ये ब्रेकफास्ट, फिर ये, ऐसे करके बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाता था. फिर थोड़ी सी सफाई कर लेता था कि भाई कल से तो एकदम बढ़िया से शुरू करना है. और फिर वो 2-3 दिन बाद वो जो टाइम टेबल था उसको ढकना पड़ता था. ऐसे बुरा लगता था देख के, यार नहीं हो पा रहा है. हाउ डू यू मैनेज? MBBS वालों को, मतलब जो नीट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको करना ही पड़ता है, मतलब टाइम टेबल फॉलो. आप तो बुरा फील करा रहे हो. हमने MBBS नहीं किया, मतलब इसलिए सब गड़बड़ हो गया. नहीं, बहुत वो होता है ना, प्रेशर पढ़ाई का भी, और सारा टाइम पढ़ते पढ़ते भी नहीं हो पाता. थोड़ा चिल करने का टाइम तो चाहिए ही होता है. फिर क्या आप गाने सुनते हो? हाँ, गाने सुनती हूँ. बताओ जरा 2-3 लोग. हम लोग ना, अभी हम लोग वी आर इन अवर लेट 30s, तो हमारे गाने अभी भी वहीं पुराने अटके हुए हैं. तुम लोग शायद जुबिन नौटियाल, प्रतीक कुहाड़ और आगे कहीं जा चुके हो. या हिंदी गाने सुनते नहीं हो? सुनते हो? सुन लेती हूँ हिंदी भी. नहीं, अच्छा, जरा कुछ 2-3 फंडू से मुझे सिंगर बताओ जिनको मैं एक्सप्लोर करूँ इस रिकॉर्डिंग के बाद. एनी लैंग्वेज विल डू. देयर आर टू मैनी. प्लीज सजेस्ट फ्यू. अभी लूप पे आप कौन सा गाना सुन रहे हो? लेटली आपने अपनी प्लेलिस्ट में क्या ऐड किया है? आई हर्ड दिस सॉन्ग हीट वेव्स ओके. बाय ग्लास एनिमल्स. इट्स अ नाइस बैंड, अच्छा है. मैंने और भी गाने सुने. तो बैंड का नाम क्या है? ग्लास एनिमल्स. ग्लास एनिमल्स. ये कहाँ का बैंड है? आई मीन US? अमेरिकन, या
Probably you haven't googled it yet. No. हीट वेव्स, आयुष जी नोट करिए, आज जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम गाड़ी में वरा का बताया हुआ हीट वेव्स, ये गाना है ना, ग्लास एनिमल बैंड है। हमारी जो पत्नी है वो इस तरह की दुनिया में बहुत विचरती हैं, पर मेरे ख्याल से अभी भी उन्होंने ये, अच्छा तो चिल हो गया, पढ़ाई हो गई। पर ये बताओ कि इतना प्रेशर क्यों लेना है, मतलब नौजवानों के ऊपर, यंग जनरेशन के ऊपर इतना प्रेशर क्यों है करियर का? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आगे के लिए ऑब्वियसली सिक्योर करने के लिए फ्यूचर अपना प्रेशर लेना ही पड़ता है अभी, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया, यहाँ पे तो होता ही है ज़्यादा। Any change you want to do in this? If ऐसे तुमको सुपर पावर से मिल जाए कि यार इसमें से एक चीज़ चेंज कर सकती हो तुम, what will you change? इस प्रेशर को कैसे हटा सकते हैं हम लोग? More colleges, more interactive study. What's your suggestion? मैं एक ऐसा एग्ज़ाम अगर डिराइव करूं, एक ऐसा एग्ज़ाम डिज़ाइन करूं MBBS का, जिसमें मगिंग करने वालों के लिए ज़्यादा स्कोप ना हो, उसके बजाय क्रिटिकल थिंकिंग को आपकी चेक किया जाए देयर एंड देयर, यू थिंक कि उससे प्रेशर कुछ घटेगा? या एक तो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की, इट नीड्स टू बी चेंज्ड। 11th-12th में भी हम या तो साइंस ऑप्ट कर सकते हैं, PCB, PCM, या फिर हमारे पास कॉमर्स है और ह्यूमैनिटीज़। और जैसे स्मॉल टाउन्स है रुड़की वगैरह, यहाँ पे तो लोग ह्यूमैनिटीज़ को मतलब वो ही नहीं करते। हमारे स्कूल में भी ऐसे बोलते थे कि हमारे स्कूल में है ही नहीं ह्यूमैनिटीज़, तो वो बोलते हैं कि मतलब वो कॉमर्स वालों को भी ऐसे छोटा समझते हैं, मतलब जो मैथ्स कर रहा है वो सबसे ज़्यादा होशियार Yeah. और जो आर्ट्स कर रहा है वो गधा है, ऐसा परसेप्शन needs to है। be changed, yeah. और जैसे बाहर के सिस्टम, मतलब बाहर तो ऐसा नहीं है ना, यू कैन टेक सब्जेक्ट्स यू विच यू वांट। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर तुमने बायो लिया है तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी लेना ही पड़ेगा, तो ये पड़ जाता है, बहुत प्रेशर पड़ जाता है। एजुकेशन में एक तो आपने ये बोला कि ये जो हमने सो कॉल्ड कैटेगराइजेशन कर रखा है कि फंडू हो तो साइंस पढ़ोगे, नॉट सो फंडू आर्ट्स, तो इसको चेंज होना चाहिए। टाउन्स में तो बहुत ज़्यादा है ये यहाँ पे। आई रिमेंबर व्हेन आई डिक्लेयर्ड कि मैं हिंदी में मास्टर्स करूँगा, तो एवरीबडी वाज लाइक कि मतलब लड़का होके और साइंस में ग्रेजुएशन करके तुम हिंदी में मास्टर्स करने जा रहे हो, मतलब अब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उस तरह ऐसा हो गया था। और यहाँ पे पेरेंट्स भी यही सोचता है, इवन स्टूडेंट्स वो भी यही समझते हैं कि साइंस ही अच्छा होता है, कॉमर्स नहीं होता या ह्यूमैनिटीज़ नहीं होता। अच्छा, हमारा इस तरह का कुछ लोड रहता है कि मेरे क्लासमेट तो ये कर रहे हैं, उसने ये वाला एंट्रेंस भर दिया, पर वो ये कर रहा है, तो मुझे दैट वी कॉल दैट पीयर प्रेशर, वैसा भी कुछ रहता है व्हाइल सिलेक्टिंग द करियर? अ लिटिल बिट क्यूरियस तो होते ही हैं। और ऑलराइट, सो अपेक्षा, आप एम्बेसी में जाके पढ़ाई करेंगी। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे कमेंट किया और कहा कि वरान है कि जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं लोगों को लगता है कि वो उनमें करियर उतना अच्छा नहीं है। आपको इसका क्या रीज़न लगता है? एक्चुअली स्टार्टिंग से ना, लाइक वी सी आवर पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी, लाइक पहले का जो जनरेशन है, दे आर लाइक समबडी इज़ अ डॉक्टर और इंजीनियर, तो ना एक वो माइंडसेट बना देती है, मतलब पहले से इफ़ यू सी ना माइंडसेट बन जाता है कि डॉक्टर बनोगे तभी तुम्हारा सिक्योर और एवरीथिंग। द अदर डे मैं इसके नाना के घर गई थी, ही इज़ डॉक्टर ओनली, वी बोथ वेंट देयर, तो ही वाज लाइक कि डॉक्टरी नहीं करोगे तो उसके अलावा क्या ही कर पाओगे, तो वो माइंडसेट होता है एक बड़े लोगों का, सबका ही होता है ऐसे एक माइंडसेट होता है कि जस्ट उस फील्ड में जाओ तो इट्स फाइन। तो अब ह्यूमैनिटीज़, अब रुड़की में भी फुल सी, मेरे खुद के स्कूल में देयर वाज नो ह्यूमैनिटीज़, आई हैड टू गो बाहर जाके अगर मेरे को करना है। एंड इवन इफ आई एम इन कॉमर्स, आसपास के लाइक अगर आप बच्चों को भी देखो ना, देख अच्छा तूने कॉमर्स करी है, मैं साइंस की हूँ, मैं मैथ्स की हूँ, तो वो प्रिविलेज माना जाता है। इफ़ यू आर डूइंग सेंस ऑफ सुप्रीमेसी आ जाता है। या वो प्रिविलेज माना जाता है। PCM किया है, PCB करा है, ओ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, ओके, यू गेटिंग इट, सो दैट्स राइट। या तो वो होता है, दैट्स द थिंग, एक माइंडसेट होता है सबका, नॉट दैट वो गलत कैसे है। चेंज हो सकता है अपेक्षा? जनरेशन गैप होता है ना, आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट उनके टाइम पे दैट वाज द राइट थिंग टू डू, दे थिंक कि हमारे टाइम पे भी इट्स द राइट थिंग टू डू।
बट मे बी इट्स नॉट फॉर अस, यू नो, माइंड सेट और जनरेशन गैप डिफरेंस हो जाता है. अब हमारे जनरेशन को और चीज़ें करना, एक्सप्लोर करना पसंद है. वी लाइक अपेक्षा क्या एक्सप्लोर कर रही हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? मी इंग्लिश ऑनर्स इज नॉट रियली कॉमन. अब मैं किसी अपने रिलेटिव्स को भी बताती हूँ आई एम डूइंग इंग्लिश ऑनर्स, ये क्या है, क्या कर रहे हो, इसमें आगे जाके क्या करोगे. माई फैमिली इज़ रियली सपोर्टिव इन एवरीथिंग, बट यू नो और रिलेटिव्स होते हैं. अब आई टेल अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताऊँगी, दिल बी लाइक कि इंग्लिश ऑनर्स करो, अच्छा मुझे तो लगा इंजीनियरिंग करेगी या डॉक्टर बनेगी, ऐसे यू गेटिंग इट. वही होता है, वो माइंडसेट की बात होती है. I can so relate with this because my best buddy, she wanted to do English honors because she was into reading and all, but parents and relative and they were like कि MBBS तो करो, MBBS नहीं करो तो कम से कम लाइफ साइंस या एनवायरमेंटल साइंस इन सब की पढ़ाई कर लो. है क्या होता है वो बायो केमिस्ट्री और इन सब की हो तो फिर भी ठीक है. सो दे वर लाइक कि इंग्लिश ऑनर्स में क्या होगा, एंड आई एश्योर यू शी इज़ डूइंग प्रीटी गुड, है ना. हाँ, ग्रेट. सो आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करें तो आपसे मैं थोड़ा सा हार्डकोर सवाल पूछूंगा, ठीक है? आई एम श्योर यू विल डील विद इट. यस, तो इंडिया की इकोनॉमिक्स को लेके मेरे 2 सवाल हैं आपसे, है ना. आई वॉन्ट यू, और आप इस जवाब को अपने असाइनमेंट के तौर पे भी सबमिट कर सकती हैं. आई एम श्योर दिस इज़ व्हाट योर प्रॉफ वांट आउट ऑफ यू कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करो. मेरा पहला सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंडियाज़ करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये जो फाइनेंशियल मैटर हैं, वो कभी भी इलेक्टोरल इशू क्यों नहीं बन पाते हैं. मैं अभी संजना इस पूरे यूपी की ट्रिप पे निकला हूँ, सो आई एम प्लानिंग टू कवर ऑल द 75 डिस्ट्रिक्ट्स. मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो अच्छा महंगाई है, अच्छा है, बुरा है, पर जब वो वोटिंग प्रेफरेंस की बात होती है तो वो कुछ और ही इश्यूज होते हैं. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस. Right. So I'm just going to divide this into 2 because you said economic situation India की. I think one word answer would be complicated क्योंकि India's economic situation is very diverse क्योंकि एक area में there's just agriculture, पूरा rural है. In fact, majority of India's economy is rural. And then you have really, really good big firms, right? मतलब जो properly आपके finance के अंदर हैं, they're established, they're earning well. 2 तरह की extremes हैं. How do you work with these 2 extremes? And मतलब कैसे काम करो कि दोनों की growth हो रही है, right? क्योंकि if you see GDP is the only concept that people understand कि हाँ ठीक है GDP बढ़ रही है, और कोई भी आप economic factors के बारे में बात करो कि human index क्या है, या फिर let's say banks कैसा कर रहे हैं, या फिर loans, insurance कैसा है, वो सब. जब हम इन सब के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो कॉनिटेशन अटैच्ड होता है ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, नहीं इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें मतलब टर्म्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, ये नहीं होगा. तो दैट इज़ आई दे कांट बिकम अ टॉपिक ऑफ मतलब रेगुलर कॉन्वर्सेशन ऑब्वियसली. लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने बोला एक्सट्रीम्स पे हैं. आप 2 चीज़ों से डील कर रहे हो, आपको इंश्योर करना है कि वो किसी तरह एक लेवल पे आ जाए ताकि सब कुछ एक साथ चले, राइट. सो वंस वी टॉक अबाउट इंडिया, आई थिंक इंडिया इज़ इनकम्पेरेबल टू एनी अदर कंट्री. मतलब क्योंकि इंडिया का सिनेरियो इज़ जस्ट कम्प्लीटली डिवाइडेड. तो जब हम सॉर्ट ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट टू डील विथ. दूसरी बात डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट. तीसरी बात मतलब ऑब्वियसली क्योंकि रूरल इकोनॉमी जब है रूरल इकोनॉमी जब है, सो आई थिंक उसके हिसाब से yeah, no, I was just a little distracted, I'm sorry. No, absolutely, that's fine. So I think that those 2 extremes really have to be dealt with, and I don't think people can मतलब ठीक से उसके बारे में डिटेल्स में कैसे बात करनी है वो हम बात नहीं कर पाते. मैं अभी इकोनॉमिक्स में डिग्री कर रही हूँ, एंड इवन दो 12th में आई हैड इकोनॉमिक्स, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू ग्रास्प है कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब क्या चल क्या रहा है, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. एंड इन टर्म्स ऑफ योर सेकंड, तो मतलब ऑब्वियसली इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन एज अ होल इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विथ ऑब्वियसली, बट देन मतलब तभी है ना कि हम क्योंकि इफ़ यू सी आर पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स है बहुत सारे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग, वी कैन रीच सबसे लाइक नीचे एंड वी कैन गेट इन टू द थिंग्स. लेकिन systems don't work as we want them to, obviously. But उसके अलावा भी your second question was? My first question was about the economic condition जो इंडिया की है वो कैसी है, और दूसरी चीज़ ये थी कि लोगों के लिए वो मुद्दा क्यों नहीं बन पाता. उसके लिए भी आई थिंक 2 चीज़ें. पहली बात मैंने आपको बताया कॉम्प्लिकेटेड बहुत लगता है अच्छा ओके इकोनॉमिक्स बैंकर्स का है मतलब व्हाटएवर. दूसरी चीज़ आई थिंक प्रायोरिटी कभी होती नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट.
अगर हम लोग से कंपनीज़ के बारे में भी बात करें, फिर हम रूरल इकोनॉमी के अंदर सोशल इश्यूज़ क्या है, एंड आई डोंट वांट टू मतलब बी एक्सप्लिसिट और नेम थिंग्स, लेकिन वो थोड़े इश्यूज़ रहते हैं जो प्रायोरिटी में रहते हैं कि अगर ये होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी या फिर ये होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी. वी डोंट गेट इनटू डिटेल्स. तो हमारा कभी न्यूट्रल व्यू नहीं रहता कि अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें कि हम यहाँ पे ये शायद एलोकेशन क्या हुआ, या फिर हमने कभी बजट ठीक से पढ़ा नहीं, हम लोग कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है बजट हो गया, मे बी कोई हेडलाइन आ गई बजट इज़ बैड फॉर कंपनीज, दैट्स इट. मतलब उसके आगे क्या है, वी डोंट रियली डिस्कस नो कि व्हाट कैन दिस मीन, ये यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर यहाँ पे कैसे घुस सकते हैं. ऐसा कभी भी नहीं होता. हम लोग जब कॉन्वर्सेशन करते भी हैं कि हाउ कैन थिंग्स इम्प्रूव, वो प्रायोरिटी ही अलग होती है. आप क्वेश्चन ही कुछ और पूछते हो. एक एडहॉकिज्म सा है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है. आई विल कम टू यू नाउ. और अभी मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं करूँगा नाम पे. पहले मैं दिव्या के पास जाऊँगा. मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम लोगों से बात करते हैं, लड़कियों से ख़ास तौर पे, तो वो बहुत सारी करियर चॉइसेस की बात करती हैं. आर्मी उनकी करियर चॉइस बहुत कम होती है. हैं क्यों ऐसी, इसकी वजह क्या है? सर क्योंकि लड़कियों को आर्मी में मतलब ज़्यादा वो मान्यता नहीं मिलती है. आर्मी के अंदर ऑफिसर लेवल में मिल जाती है सर, बट उससे अगर डाउन रैंक हो तो सर नहीं. जेसीओ या सिपाही के लेवल पे भी? नो सर. They are सर still नहीं thinking है. कि यस सर. सर बीएसएफ में है, बट बीएसएफ में लड़कियां इतनी सेफ नहीं होंगी शायद. that's your assumption. यस सर. My suggestion to you is दिव्या कि हम लोगों को कभी भी कोई ऐसा assumption नहीं करना चाहिए कि शायद नहीं होंगे until unless you haven't, क्योंकि हम एक फोर्स की भी बात कर रहे हैं, है ना. तो आई एम श्योर जो वहाँ पे होंगी लड़कियाँ असिस्टेंट कमांडेंट या दूसरे लेवल पे, सिपाही के लेवल पे, हम तो उनको परेड में भी देखते हैं. तो मतलब वो इनिशियल डिफ़िकल्टीज आती हैं, जैसे वो हमने फिल्म में भी देखी थी गुंजन सक्सेना में, वो सारी चीज़ें. दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हेन यू डिसाइडेड कि आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो, तो आपके और आसपास के लोगों की, आपके फ्रेंड्स की या रिलेटिव्स की कैसी रिएक्शन थी? सर क्योंकि मेरे मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ मतलब सारी गर्ल्स आर्मी में जाना चाहती हैं. दैट्स सो वंडरफुल. यस सर. तो सर ये हमारी एक टाइप की रेस ही है हम सब गर्ल्स की, क्योंकि हम जिस एरिया में मैं रहती हूँ वो सारे फ्रेंड्स मेरे साथ एनसीसी में भी थे, और हम सारे अभी आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो अब देखते हैं कौन होता है. वेरी गुड. अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूंगा कि ऐसे बहुत सब लोग ऐसे कंसर्न दिखाते हैं. जैसे मैं वीडियो शुरू होने के पहले आपको बता रहा था कि मैं अभी जानसठ में एक मौलवी से बात कर रहा था, तो वो बोले कि नहीं लड़कियों को तो पर्दा करना ही चाहिए, ऐसा करना चाहिए. सब लोग किसी ना किसी फॉर्म में, यू कैन कम हियर, किसी ना किसी फॉर्म में सब लोग लड़कियों को बताने की कोशिश करते हैं कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए. क्यों है ऐसा? मतलब दे कैन एक्सप्लोर नाउ ऑन देयर ओन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या सोचती हैं आप? सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि जनरेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है. अभी लड़कियां मतलब लड़कों से भी काफ़ी आगे जा रही हैं, और हर चीज़ में लड़कियां आगे रहती हैं, बट इतना लड़कियों को दिखाते नहीं है जितना लड़कियां होती हैं. और काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे विलेजेस होंगे जहाँ लड़कियों को अभी तक पढ़ाते नहीं हैं. यस सर, अभी तक पढ़ाते नहीं हैं. उनकी मतलब 18 या 16 में सर उनकी मैरिज हो जाती है. सर विलेज वाले करवा देते हैं कि लड़कियों को किचन में ही रहना चाहिए, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए. सर हमारे रुड़की में भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ लड़कियों की मतलब यहाँ मेंटालिटी ऐसी है पेरेंट्स की कि काफ़ी लड़कियों की जल्दी कर देते हैं मैरिज. बट हमारे पेरेंट्स मतलब हमें सपोर्ट करते हैं, हमें बोलते हैं कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो. तो सर ऐसे पेरेंट्स सबके होने चाहिए, मैं मानती हूँ. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स सपोर्ट करें, है ना, और लड़कियों को अपनी करियर चॉइस बना दें. आपने कभी कुछ इस तरह का रिमार्क सुना कि अरे लड़की हो तुम ये मत करो वो मत करो, इस टाइप की चीज़ सुनी कभी आपने? सर क्योंकि हमारी फैमिली में सारी फैमिली के बाहर कभी किसी ने बोला? नो सर, नो सर. बट सर हाँ, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं ऐसे, मतलब फिर उनको देख के ऐसा क्या बोलते हैं फ्रेंड्स के पेरेंट्स उसको? उनको मतलब बोलते हैं कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट फिर मैरिज, मतलब फ्रेंड क्या बोलती है उनको? तो वो उनके तो माइंड में यही रहता है कि हाँ जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वही करना चाहिए हमें. तो हम बहुत समझाते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, उनको समझाते हैं कि तुम अपने मतलब करियर में फोकस करो. तुम अपने करियर में फोकस करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा. तुम डिपेंडेंट किसी पे नहीं रहोगे, इंडिपेंडेंट कहीं भी जा सकते, कहीं भी रह सकते. तो इस वजह से आप मुझे ये बताइए कि ये जो उन्होंने करियर पे फोकस सब बात कही, ये आप तीनों से ही मेरा सवाल है
ये हम लोग के सिस्टम में एकदम शादी एक टास्क की तरह क्यों होता है? मतलब सबको बस ऐसे कैसे काउंटडाउन चल रहा है, मतलब शादी कर दो शादी कर दो। शादी क्यों, और कोई काम नहीं है क्या? वो जो थिंकिंग है ना पुरानी जनरेशन की, वो वही माइंडसेट है सबका। क्योंकि अभी जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं, वो सबका माइंडसेट यही रहता है और वो पेरेंट्स के दिमाग में वही सब चीज़ें डालते रहते हैं। तो वही है, जनरेशन का गैप आ जाता है, उससे इफेक्ट पड़ता है बस। तो आपके क्या ख्याल है शादी को लेके? आई वॉन्ट टू नो व्हाट यंग गर्ल्स थिंक अबाउट मैरिज। मैरिज तो दूर दूर तक नहीं, करनी नहीं है। मतलब 30 तक तो बिल्कुल नहीं। 30 तक करियर बनाना है, फिर शादी करनी है। हाँ, फिर सोचेंगे, फिर सोचेंगे। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। एंड यू? यस सर, पहले करियर उसके बाद मैरिज। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये, आई विल कम टू यू संजना, कि ऐसे हम लोग न्यूज़पेपर खोलते हैं तो देखते हैं क्लासीफाइड ऐड, तो उसमें सब लोग अपनी कास्ट लिखते हैं और फिर वो कुछ चीज़ें तो मैंडेटरी होती हैं कि लड़की गोरी सुंदर, ऐसे लिखा होता है ना। ये भी लिखा होता है कॉन्वेंट एजुकेटेड, गोरी सुंदर कॉन्वेंट एजुकेटेड। ये मतलब कैसे? आई थिंक थोड़े रोल्स असाइंड है ना सोसाइटी में कि अगर आप ये हो तो आप ये करोगे, आप ये हो तो आप ये करोगे, तो वो डिवीजन है। एंड आई थिंक आई एग्री, मतलब वो जेनरेशनल गैप के साथ थोड़ा जा रहा है। जैसे हम लोग आपने अभी अभी देखा कि हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनी है जो ज़्यादातर लोग सुनते हैं। मैंने खुद नहीं, जैसे अभी शी सेड कि मतलब 30 के पहले नो मैरिज, आई एग्री 30 के पहले कुछ भी नहीं। सो इस टाइप की चीज़ें हम लोग सोचते हैं, लेकिन हमारी प्रीवियस जनरेशन से ऐसा नहीं होता है कुछ भी। तो लड़कियाँ हाउ डू यू डील विद दैट प्रेशर? आई वांट टू नो। डील विद प्रेशर ऑफ मैरिज। हाँ, मतलब जिसने बताया ना अभी दिव्या ने कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं 18 प्लस, तो लगते शादी करते शादी करते शादी करते। मेरे पास खुद, मैं आपको बताऊं, दो आई एम नॉट अ काउंसलर, बहुत सारे लोग मेल करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की। कुछ ऐसे मेल आते हैं, सर मैं इस लड़की से या मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। फिर दूसरे होते हैं, वो इस तरह के होते हैं, जैसे आई नो अ गर्ल, शी वॉचेज ललन टॉप, बहुत प्रॉमिसिंग थी, एनसीसी और ये मतलब इस तरह की चीज़ें करती थी, ताइक्वांडो और इस तरह की चीज़ें, पर फिर घर वालों ने शादी कर दी। तो घर वालों का तो सिंगल टास्क है कि शादी कर दो शादी कर दो शादी कर दो। तो उसको डील कैसे करें? कुछ आप लोग टिप्स दो जरा। हाँ, फाइट कर। नहीं बिल्कुल सही बोल रही है, बेखौफ बोलो। सब फाइट करके करेंगे, मतलब जब तक हम अपने अंदर ही जितने प्रेशर रखेंगे तो उतना हमारे लिए ही वो नुकसान होगा। तो इससे बढ़िया तो सीधा बोलो, जिस चीज़ के लिए हमें गुस्सा आ रहा है उस चीज़ पे फाइट सीधा बोलो। नहीं, हमें नहीं करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंदर से कन्विक्शन। हाँ, आई थिंक हैव अ प्लान, क्योंकि हम लोग जिस तरह की फैमिलीज़ में रहते हैं या फिर जैसी फैमिलीज़ होती हैं, कभी कभार होता है कि अगर आप फाइट भी कर लो तो आप नहीं निकल सकते, यू हैव नो वेयर टू गो, राइट। तो आई थिंक सबसे पहली बात, इफ़ यू वांट टू गेट आउट, हैव अ गुड प्लान, हैव एवरीथिंग क्लियर। आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, एंड देन एज शी सेड जस्ट रिबेल, आई डोंट वांट टू बाय, दैट्स इट। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि हैव अ प्लान। व्हेन यू आर सेइंग कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, देन हैव अ प्लान कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, यहाँ यहाँ जाना है। आप ऐसे नहीं भाग सकते, आप कैसे करोगे, कुछ भी नहीं होगा। अपेक्षा, हम लोग ये बात कर रहे थे वैल्यू वर आउट कि किस तरह के प्रेशर होते हैं लड़कियों के ऊपर करियर चॉइसेस को लेके, जैसे शी वांट्स टू गो इन आर्मी, शी वांट्स टू जॉइन आर्मी, या फिर मैरिज वगैरह को लेके। आपको क्यों लगता है कि गर्ल्स के ऊपर कोई एडेड प्रेशर होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं, बट आई कांट रियली रिलेट टू इट। आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस कैन, बिकॉज हम लोग का फैमिलीज, इट्स लाइक माई फादर, वन डे माई मॉम एंड डैड वर टॉकिंग एंड माई मॉम वर लाइक कि 27-20, माई फादर वर लाइक 30 से पहले ये शादी नहीं करेगी, उसको अपना करियर बनाने दो, लेट हर लिव हर लाइफ, देन वॉट एवर शी वॉन्ट्स शील डू इट, यू नो। एंड आई थिंक एवरीबडी कैन अग्री टू इट। तो हम लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट देखे हैं ऐसी चीज़ें कि किस तरह की चीज़ें? लाइक आफ्टर 23-24 अब तो शादी की एज हो गई है लड़की की, नाउ लाइक ठीक है शादी के बाद जॉब कर सकती है, नहीं कर सकती, और लाइक घर के काम आने चाहिए, रोटी गोल क्यों नहीं मिल रही है, वट एवर इट इज़, लाइक यू नो देयर लाइफ में बहुत चीज़ें हैं रोटी गोल बेलने के लिए। लड़के से नहीं पूछते उसको खाना बनाना आता है या नहीं, यू नो, जेंडर इक्वालिटी। एंड आई एम नॉट ऐसे नहीं बोलूँगी आई एम अ फेमिनिस्ट, और फेमिनिज्म मीन्स इक्वालिटी, नॉट दैट कि वुमेन को प्रिविलेज मिलना चाहिए और मेन को प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप जो क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो ना वाइल शादी के लिए, तो वो लड़के से भी पूछो, और जो लड़के से पूछ रहे हो वो मुझसे भी पूछो। That's it. I'm going to take care of this. I'm going to ask Sharad कि what's his plan for marriage.
I was not saying it. I was just normal चीजें होता है. You weren't talking Yeah. about me, but in general. एंड आई डोंट थिंक सो. हमारा जनरेशन इट्स रियली डेवलपिंग. तो हमारे जनरेशन में हम लोग को बहुत कम ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती है. हम लोग का फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव एंड एवरीथिंग. तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस. बट बहुत सारी अभी भी ऐसी वुमेन और लाइक लड़कियां हैं जो उन लोग को लाइक दे हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स, नॉर्मल राइट्स जो उनको मिलने चाहिए. दे हैव Like? फॉर इट. लाइक व्हाट डू आई लाइक मैरिज. लड़का कैन मैरिज अप टू 30. लड़की 25 से बड़ी नहीं होनी चाहिए. ज़्यादा बड़ी हो गई, बुढ़ी हो गई, एंड लाइक वो. और ये जो एस्थेटिक्स वाले प्रेशर रहते हैं वो कि आपको एक सर्टेन ढंग से दिखना है, बहुत ही या एग्जैक्टली. लड़का कैसा भी हो, आई एम नॉट नॉट सेइंग कि आई एम नॉट बॉडी शेमिंग और एनीथिंग, बट वो मोटा हो काला हो डजेंट मैटर. लड़की पतली होनी चाहिए, फिगर अच्छी होनी चाहिए. बट दोनों भी मैटर करना चाहिए. अपेयरेंस पहली बात, ओके अपेयरेंस मैटर करती है. आई वोंट से कि अपेयरेंस मैटर नहीं करती है. फॉर मी पर्सनली अपेयरेंस मैटर करती है. बट देन इट्स नॉट लाइक कि इफ़ आई एम 1 तो आई वॉन्ट अ गाय 10. अपना वो होना. अपनी रेंज में खेलो. हाँ? Yeah, exactly. So that applies to the guy also and to the family also, everything. What about dowry? Have you heard of this, Vara? Yes, I am. कैसे दूर होगा? मतलब बहुत सारी फैमिलीज में हम देखते हैं कि साहब इतना दहेज देना पड़ेगा. क्यों देना पड़ेगा? What do you think about it? ये सब रूडिमेंट्री चीज़ें हैं. विलेज एरिया में होती है अब तो ज़्यादा. नहीं, अर्बन में भी होती है. आई डिसएग्री हियर. यहाँ भी होती होंगी, मैंने नहीं देखा. मतलब आप तो डाउरी और नहीं दोगे? ना. बिल्कुल नहीं. पक्का? नो. अभी आप ऑन कैमरा प्रॉमिस कर रहे हो? ऑन कैमरा. मैं तो अगर फिर भी वो लड़के वाले मांगेंगे तो कैसे डील करोगे आप? आई एम द प्रेजेंट. मैं डाउरी नहीं दूंगी. नो. हाँ भाई बताओ, ये इतना बिल फट रहा है लड़कों के नाम पे, क्यों तुम लोग इतनी सब गड़बड़ करते हो? अबे अकेला फंस गया बेचारा सबकी तरफ से. हाँ? अच्छा, ये क्यों इतने मिसकंसेप्शंस हैं और शादी को लेके कि साहब डाउरी लड़की वाले थे, क्यों? मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर मुझे सही में पूछा जाए तो मुझे लगता है ये काफ़ी कुछ ब्रिटिश इंकलकेटेड कल्चर है ये. ब्रिटिश? हाँ. आप ये देखिए कि अगर हम लोग रामायण पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप देखिए महाभारत में तो उनकी एक की 5 पति थे rather than 5 पत्नियों के. रामायण में भी यही था कि उन्होंने ये बोला था कि मेरी एक पत्नी है तो मेरी एक ही पत्नी रहेगी. रामायण पूरा बेस ही उसके ऊपर है. एंड देन आफ्टर दैट अगर आप देखें तो अगर आप जितना भी ब्रिटिश कल्चर देखते हैं वहीं पे था कि अ वुमेन शुड ड्रेस अ सर्टेन वे. जैसे उनका बोलने का तरीका होना चाहिए. देयर आर सर्टेन एटिकेट्स दैट अ वुमेन शुड फॉलो. मेरे हिसाब से वो इंडिया में जो हमारा हिंदुइज़्म एक आइडियोलॉजी टाइप का था या फिर जो मतलब हमारी कल्चर था उसमें ऐसा इंकलकेटेड नहीं था. इट केम वो एम्बेड जो होता है या फिर जो वो हमारी एक सोच में आ गया है. वो ये हो सकता है कि जो हम लोगों ने जिनको ऊपर देखा हमसे जो ब्रिटिशर्स थे, वी लुक्ड अप टू देम टू अ सर्टेन लेवल ऑब्वियसली. तो अगर वो लोग ऐसा फॉलो करते हैं तो हम लोगों को भी ये करना चाहिए. I'll ask just one last question. हाँ, आप सब लोगों का, खासतौर पे आपका तो नीट का प्रिपरेशन चल रहा है ना. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स भी खूब सारी आपको शुभकामनाएं देंगे, है ना. तो मेरा लास्ट सवाल ये है, और आप जो बोल रहे थे वो बिल्कुल ठीक है. मतलब जब मैं राम जी की तस्वीर देखता हूँ तो बगल में सीता बैठी होती है ना. शिव जी की तस्वीर देखता हूँ तो बगल में पार्वती बैठी होती है. वो ऐसा नहीं कि नहीं जी वो तो वो ड्राइंग रूम में नहीं आती टाइप का कल्चर. मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि एज ए यंग इंडिविजुअल आपको क्या लगता है कि इस समय ह्यूमन रेस का या एज एन इंडियन आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है कि ये एक सॉल्व हो जाए तो चीज़ें बेटर होंगी? ग्रीड कहूँगा मैं, और क्या है. हर किसी को होता है कि आपको मेरे हिसाब से ये ब्रॉट अप दैट पे कि आपको पावर गेम होता ही होता है. आप जैसे ग्रुप में होंगे यू नीड टू बी अ लीडर और अ फॉलोवर. तो वो एक हमारे क्लास मेरे हिसाब से एक ये भी चीज़ हो सकती है कि एवरीबडी चेंजेस मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो मेरे हिसाब से हमारी जनरेशन में काफ़ी हद तक चेंज हो रही है. कि दैट्स अ टॉल क्लेम यंग मैन. हाँ, मैं मान सकता हूँ. आप ये देखिए, अगर मेरे भी जितने भी दोस्त हैं अभी, आप में से जितने से भी बात हुई आपकी, आपको लगा कि हम में से कोई भी मनी चेस कर रहा है? मनी चेस करने वाला कोई लगा आपको हम में से? तो ये तो सिंपल सी बात है कि वी वांट पीस ऑफ लाइफ मोर देन मनी. You want to chase money? She wants to chase money. वो भी उनका, She loves money. तो अगर वो You money want भी lots of money. तो वो उनका एम्बिशन है. हाँ, nothing wrong in it. Vara, you want to chase money? People say money can't buy happiness. Actually, it can. Yeah, money can buy. Very interesting theory. Money can buy happiness. Will you care to explain how? If you have money, you have like luxury. मतलब luxury भी नहीं. थोड़ा तो privileged हो ही जाते हो तुम मनी के साथ. And you can have whatever you want.
ऑब्वियसली हमें ट्रैवल भी करना होगा, उसके लिए भी मनी चाहिए। अच्छा घर में भी रहना होगा, उसके लिए भी मनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि खाली मनी ही होता है सब कुछ। ऑब्वियसली अब इतना पढ़ रहे हैं MBBS के लिए भी, तो ये भी लगता है ना पेरेंट्स को कि हाँ डॉक्टर बन गए हैं तो मतलब फ्यूचर सेट है, पैसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यू विल हैव टू लुक फॉर इट एनीवेयर एल्स। ओके, सो माय क्वेश्चन वाज, जो मैंने शरद से पूछा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है आपको कि यार ये एक चीज़ फिक्स हो जाए? एक तो आपने बताया एजुकेशन का प्रेशर, और सोशली कुछ भी आपको लगता हो ये एक चीज़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, हैं तुम्हारी प्रियंका चोपड़ा से दोस्ती हो जाए या करीना से, आई डोंट नो, मतलब जो भी आप लोग लाइक करते सुपरफिशियल चीज़ें तो क्या चाहते हो? दैट वन विश माइंडसेट चेंज हुए लोग कैसा हो जाए माइंडसेट? थोड़ा और जेंडर के लेवल पे या हाँ, जेंडर के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा। एक्चुअली अभी एक लखनऊ गर्ल वाला केस था, सम प्रियादर्शनी, उसकी वजह से फेमिनिज्म पे क्वेश्चन करते हैं सब। एक केस मिल गया उन्हें, पर तो आ गए कि नहीं लड़कियों को सब मिल रहा है, अब वो गलत फ़ायदा उठा रही हैं। पर ऐसा नहीं है, ज़्यादातर अभी भी मतलब देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि पेट्रियार्की अभी भी है, उतनी ही ज़्यादा है। तो यू कैन नॉट क्वेश्चन वन मूवमेंट पूरे सिर्फ एक केस पे, क्योंकि प्रियदर्शनी हो गया, 2-3 और हो गए, 1000 उससे ज़्यादा और हो गए। कैन नॉट डिस्क्रेडिट और डिस्कार्ड दैट। एग्जैक्टली वो ही कर रहे हैं सब। सेम क्वेश्चन। Yeah, I agree with her, like totally. Mindset is something that needs to be changed for now. Like अब अभी के टाइम पे अब हम लोग का अब whether it be gender equality और like अब gender हम लोग सिर्फ मान्यता ज़्यादा लड़का लड़की को देते हैं. There are more gender than female and male. Yes, very important. You know, that's a thing. उनको भी उतना ही privilege मिलना चाहिए जितना हमें मिलना चाहिए. They are fighting for the basic rights, which they should not. इंडिया में LGBTQ को लेके बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है ना? हो रहा है धीरे धीरे जस्ट कॉज ऑफ द जनरेशन, बट या इफ़ यू लुक 10 years बैक तो LGBT कोई चीज़ भी थी, सिर्फ लड़का लड़की होता है और क्या कुछ नहीं होता. सो दैट्स अ थिंग. माइंडसेट चेंज होना चाहिए. बेसिकली माइंडसेट चेंज होगा तो यू नो डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इट विल चेंज. That one thing you want to change. कहीं भी कुछ भी. I think I'll agree with them. I mean, mindset is a very good word You for have it. to add something new, Sanjana. If I have to add something new, I'll say religious issues immediately. Because, as I said, priority लोगों की अलग है. हम लोग जो चीज़ों पे बात करते हैं और जो चीज़ें हमें सॉल्व करनी है वो बहुत डिफरेंट है ना. हम लोग For example, let's say क्या सॉल्व करना है आपको जो लगता है अभी सॉल्व नहीं हो रहा है इंडिया में? जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ओवरहॉलिंग होनी है और साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके तो बहुत काम करना है, रात दिन. दैट्स व्हाई वी हैव अ साइंस एडिटर. yeah, absolutely. I think that's correct. क्योंकि हम लोग जिस बहुत सारे I don't even know how to describe it. जैसे हम चीज़ों को देखते हैं they're not as it is, right? जैसे let's say लिटरली हम लोग राशन बांट रहे हैं लोगों को. प्रॉब्लम है ये लोगों के पास खाने के लिए नहीं है. आप अलग ही बात कर रहे हो कि नहीं ये देखो ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए. अगेन आई डोंट वांट टू लाइक नेम थिंग्स. Yes, but then we are talking about that there's people who don't have food to eat. And I think क्योंकि ये चीज़ें they're very violent things and violence is something which really needs to be solved. लेकिन वो violence तब तक रहेगा ना जब तक division रहेगा, जब तक party A party B and then you know they have clashing issues and then it happens. Once the political party, एक बार राजनीतिक दलों को ये पता चल जाएगा कि यार ये रिलीजन के नाम पे वोट मिलता नहीं है, स्कूल ठीक करूँगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करूँगा या करूँगी, या लोग किसी दिन वो वोट मांगने जाएं और लोग बोलें कि अच्छा वो सब तो ठीक है पर ये बताओ कि आपने साइंस की लैब तो बनवाई नहीं, आपने सॉइल टेस्ट तो करवाया ही नहीं, है ना, आपने तो ये स्कॉलरशिप दी ही नहीं हमारी लड़कियों को कि वो इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई करें. तो जब ये इश्यूज पूछने लगेंगे तो उनकी प्रायोरिटी बदल जाएगी. बट इट्स अ 2-way प्रोसेस कि ये बदले, इसके लिए सोसाइटी को भी फाइट मारनी पड़ेगी, खास तौर पे जो प्रिविलेज्ड वन है, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं. आपने कहा ना कि हमें ये प्रेशर नहीं झेलना पड़ा, तो हमें वो कॉन्शियसनेस सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी होगी, है ना. वी हैव टू स्प्रेड इट. ठीक है, एक चीज़ जो आप बदलना चाहती हैं बताइए. लोगों का ओपिनियन ओपिनियन. मतलब जैसे लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा
वो करते हैं, भेदभाव करते हैं। जैसे हम अगर सुबह वॉक पे जा रहे हैं या जिम जा रहे हैं तो लड़के शॉर्ट्स पे निकल जाएंगे, बट लड़कियां अगर शॉर्ट्स पे निकलेंगी तो इधर उधर लोग बहुत वो करते हैं। उनको लगता है जैसे कयामत आ गई। हाँ, कयामत आ गई, राइट, कयामत आ गई। मतलब अगर हमारी थिंकिंग सही है, हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग सही है, कोई हमें जब कुछ बोल रहा है पेरेंट्स तो फिर बाहर वालों के प्रेशर से फिर बोलते हैं पेरेंट्स, तो वो एक प्रेशर पड़ जाता है कि थिंकिंग चेंज होनी चाहिए, जो लोगों का माइंडसेट है। और दौड़ने में तो आपको शॉर्ट्स ही पहनने प्रेफर करता है, मतलब हम गेम भी खेलते हैं। कंफर्टेबल होता है जिम के लिए भी और जॉगिंग वगैरह सबके लिए, बट वही है लोगों की वजह से, लोगों की थिंकिंग की वजह से हमें अपना पूरा ड्रेसअप चेंज करना पड़ता है, चाहे वो पार्टीज के लिए हो चाहे वो किसी के लिए भी हो। आप क्या बदलना चाहती हैं? एक चीज़ सर जनरल और ST/SC में जो मतलब डिफरेंसेस होते हैं वो, क्योंकि सर जनरल वाले काफ़ी सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट होते हैं जिनके 99% आती भी है, बट तब भी उनको मतलब उनकी टाइप की जॉब नहीं मिल पाती है। वो काफ़ी मतलब कोशिश करते हैं बट वो 1 मार्क्स से रह जाते हैं। बट इसी जगह में अगर ST/SC वाले होते हैं तो उनका मतलब हो जाता है सर, 50% में भी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा दिव्या यहाँ पे डिसएग्री करूँगा। प्रॉब्ली यू नीड टू स्टडी मोर, दो बाय बर्थ आई कम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, कि जो हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, लैंड होल्डिंग या दूसरी चीज़ें, तो इसलिए अफर्मेटिव एक्शन हो, लेकिन सिस्टम ऐसा भी बनना चाहिए किसी के 99% आए हैं तो उसको भी एक जगह मिले। तो आपको एजुकेशन सिस्टम को इतना एक्सपेंड करना पड़ेगा कि SC/ST के जो लोग सोशली पिछड़े हुए हैं उनको एकोमोडेट करने के चक्कर में आप एक टैलेंटेड जनरल वाले को डिसमिस ना करो। ठीक है, सो वील स्टॉप दिस कन्वर्सेशन हियर। ये आप लोगों ने गौर किया होगा कि इसमें बिल्कुल भी मैंने पॉलिटिक्स पे बात नहीं की सीधे सीधे, क्योंकि पॉलिटिक्स पे बहुत बतिया चुके हैं, तो बीच बीच में वी वांट दैट ब्रेक। आई रियली वांटेड टू नो कि ये जो यंग नौजवान लड़कियां हैं जो ज़िंदगी में अलग अलग ख्वाहिशें पाले हैं, है एकदम गुलजार की तरह बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स बोल दिए, हाँ चलेगा, मस्त है। तो ये क्या सोच रही हैं और भाई साहब क्या सोच रहे हैं? उन्होंने बहुत दुरुस्त बात कही। अभी भाई साहब कोई बात नहीं, आप सोचो लड़कियों को कितना ऑड फील होता होगा, मतलब नॉट योर फॉल्ट। जैसे ऑफिसेज होते हैं, सब जगह होते हैं ना कि बहुत सारे बॉयज़ और एकदम से एक लड़की पहुंच गई। जब आर्मी में पहली बार पहला बैच पहुंचा होगा, तो मुझे लगता है कि कई बार नॉट योर फॉल्ट बट टू सेंसिटाइज मेन about these issues, that what women feel in a compartment, in a club, on a road. कभी कभी हम लोगों को भी, जैसे मैं जब पहली बार एक ऐसे रूम में जिसमें सब लड़कियां थी and I had to talk to them, and so I was like, okay, how I'm gonna do this? So because this help, हमारी शेप में, हमारी लर्निंग में नई चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत फैंटास्टिक ढंग से जवाब दिया और हम लोग बातचीत को यहीं रोकेंगे। अगर आपको लगता है कि आप भी इस तरह से कोई बातचीत ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, स्पेशली वी वांट टू टॉक टू यंगर जनरेशन और लड़कियों से, महिलाओं से, और वो अलग अलग वर्ग की हो सकती हैं, अलग अलग जगहों की हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई बहुत अच्छा स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं जहाँ पे 20, 30, 50 महिलाएं काम करती हैं, लड़कियां काम करती हैं किसी कारखाने में, और आपको लगता है कि हम आके बात कर सकते हैं, प्लीज़ राइट टू अस और सब्जेक्ट में ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता है LT.Chunav that's what I'm saying, LT.Chunav@gmail.com। और अब मैं यहीं पे रुकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऐसी इंटेलेक्चुअल सी साउंड करने वाली बातें कर सकता हूँ कि अब आपको तय करना है कि जेंडर इक्वलिटी होगी या नहीं, पर मुझे लगता है कि पता हम सबको होता है, बस हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?